दोस्तों, अब तक आपने सुना नैना की ननंद नैना के घर आई थी, जहां नैना का पति अपनी बहन को नशे में उल्टा सीधा बोलता है और नैना की सास भी अपनी बेटी पर नैना को भड़काने का आरोप लगाती है। अब आगे पंकज ने तभी नैना के बाल पकड़े और नैना ने उसे जोर का धक्का दिया और पंकज बिस्तर पर जा गिरा और कहने लगी नैना, क्यों, मेरा भाई क्यों मरे और मैं जो इतनी चरित्रहीन हो गई। जब चाहो मुझे मारते हो, जब तुम चाहो तुम्हारा मन करे तो मैं चरित्रहीन हो जाती हूँ। तुम मेरे भाई को कह रहे हो कि तुम्हारा भाई मर जाए, लेकिन मैं भी तो तुम्हारे भाई के लिए कह सकती हूँ। तुम जो मर्जी चाहे करो, मैं करूँ तो चरित्रहीन छिनाल हो जाती हूँ। तुम मेरी माँ को गाली दे सकते हो, मेरे पापा को गाली दे सकते हो जो इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हारा बाप मेरे साथ नंगा नाच करना चाहे तो भी मैं चुप रहूं। अब नहीं रहूंगी चुप। सुना तुमने, नहीं रहूंगी। अब मैं चुप नहीं रहने वाली। नैना आज खुद आपे से बाहर थी। तो पंकज ने कहा, क्या करेगी, हाथ उठाएगी मुझ पर, मुझे मारेगी। तेरी इतनी हिम्मत, किस यार के दम पर इतना उछल रही है, किसके साथ गुलछर्रे उड़ाकर आई है। साली आजकल उस प्रिंसिपल के चक्कर में पड़ी है और वह अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियां देने लगी। कहने लगा, तुझे क्या लगा था उल्टा कि हमें कुछ पता नहीं है, वो तुझे घर छोड़ने क्यों आता है। अरे उल्टा उसके दम पर उछल रही है तू, क्या पता भी नहीं चलेगा ना तेरा, और तेरे उस मजनू का क्या हाल करूंगा। कहते हुए पंकज ने नैना पर लात घूसों की बरसात कर दी। नैना बोली, हो तो बात ये है, वो मुझे छोड़ने नहीं आते। रूपल मैम भी मेरे साथ होती है, और जैसा तुम समझ रहे हो पंकज, ऐसा कुछ नहीं है। नैना रोए जा रही थी और बोल रही थी। तो पंकज बोला, तो कैसा है बता, फिर उसके साथ गुलछर्रे उड़वाए हैं, बोल। अब जो नैना के पति की भाषा बहुत ही बद से बदतर होती जा रही थी। नैना कहने लगी, देखो मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो पंकज कहने लगा, खा अपने मरे हुए बाप की कसम, और खा। तो नैना की सास हुई बीच में आ गई और बोली, अपने बेटे की कसम भी खा। नैना कहने लगी, मैं अपने पापा की, अपने दोनों भाइयों की और अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, मैं उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। नैना ने अपनी पूरी सफाई दी। पंकज बोला, झूठ बोलती है उल्टा, जो अपने बाप को खा गई। झूठी कसम खाने में इसे क्या दिक्कत होगी। और पंकज फिर उसे मारने लगा। तो नैना कहने लगी, छोड़ मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और नैना रोती रही, पर किसी ने उसकी कुछ नहीं सुनी। पंकज और उसकी सासू माँ बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे। नैना चुपचाप सब सुनती रही और रोती रही। उसी रात सब जब लेट गए तो पंकज ने नैना को जो अपना पास आने के लिए कहा, तो नैना ने उसका हाथ झटक दिया। तब पंकज गुस्से में बोला, तो क्या अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए छूट मिली हुई है ना, इसलिए मैं तुझे अच्छा क्यों लगूंगा। नैना खून का घूंट पीकर रह गई और चुपचाप लेटी रही। वह बोला, क्या हुआ, बोल ना नैना, मना किया तेरे उस प्रिंसिपल ने, वो ज्यादा अच्छा लगता है तुझे। वैसे तो तुझे उसके साथ ज्यादा अच्छा लगता होगा ना, प्यार जो करती है तू उससे, पर मेरे साथ भी तो तुझे रहना पड़ेगा, ये तो तेरी मजबूरी है। चल अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। पंकज आज नीचता की सारी हदें पार करने को तैयार था। नैना कुछ नहीं बोली, चुपचाप पड़ी रही। तो पंकज कहने लगा, कोई बात नहीं, अपने प्रिंसिपल के साथ गुलछर्रे उड़ाती डोलती है तो पति का साथ क्यों अच्छा लगेगा। और वह अपनी मनमर्जी नैना के साथ नैना के विरोध करने पर भी करता रहा। नैना को बहुत तकलीफ हो रही थी। बाद में
पंकज तो जो करवट बदल कर सो गया। नैना दर्द भरे शरीर के साथ धीरे से उठी और अपना चुपचाप खामोश एकदम शांत एक कोने में बैठी सुबकती रही। उसे याद आया कि कैसे बचपन में गांव की पगडंडियों पर चलते हुए जब उसे कांटा लग जाता था तो पापा उसे उठाकर कंधे पर बैठा लिया करते थे और बाबा सरसों के तेल में रुई पर हल्दी पकाकर जो उसके पैर में बांध दिया करते थे। तो नैना चिल्लाती थी, देखो बाबा मैं कहाँ हूँ। तो बाबा चारों तरफ घूमकर झूठे को ढूंढने का बहाना करते थे और कहते थे, अरे नैना कहाँ हो तुम। तब नैना खिलखिलाकर हंसते हुए कहती थी, बाबा ऊपर देखो ऊपर। और बाबा कहते थे, अरे राम रे बिट्टो गिर जाओगी, नीचे आओ। बाबा ऊपर पेड़ पर चढ़ी नैना को देखते हुए बोलते थे। तो नैना कहती थी, पहले बाबा ट्यूबवेल में नहाने दोगे और बेर तोड़ने जाने दोगे और अम्मा से शिकायत भी नहीं करोगे। तो बाबा कहते थे, अरे आओ तो बिट्टो सब बात मान लेंगे, अब तुम नीचे आ जाओ। नैना कहती थी, बाबा घबराओ मत, लो मैं अब नीचे आ गई। और बाबा से लिपट गई नैना नीचे आके। तो बाबा चवन्नी चुपचाप नैना के हाथ पर रख देते थे और कहते थे, बेटा किसी को बताना मत कि बाबा ने चवन्नी दी है। और चवन्नी देखते ही नैना के चेहरे पर जो चमक आ जाती थी, आज तो वह कहती थी कि सब मुरमुरे खाएंगे मोटी अम्मा की दुकान से। और खुशी के मारे नैना बाबा को पकड़कर गोल गोल घूमे जा रही थी। चाची ने छोटी छोटी झोलियां सील के दी थी। उनके किनारे पर लंबी लंबी डोरियां लगाई थी ताकि डोरियों की सहायता से झोली को कमर में बांधकर सब बेर तोड़ने चल दिए। बड़े भैया आगे का रास्ता बताते हुए जा रहे थे, बाकी सब उनके पीछे। कच्चे धूल भरे रास्ते पर नंगे पैर चलने में बड़ा मजा आ रहा था। चप्पल उतार कर सबने जो अपने हाथ में पकड़ ली और सारे बच्चे मिट्टी उड़ाते हुए भागने लगे। खूब बेर तोड़े उन्होंने झोली भर भर के। फिर सब एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद बड़े भैया ने कहा, पता है तुम लोगों को, कल कल्लू चाचा की भैंस मर गई थी ना, वो भूत बन गई है और अब सबको दौड़ा दौड़ा कर मारता है जो उसका भूत है भैंस का। सारे बहन भाई कहने लगे, हैं सच में भैया। तो बड़ा भैया कहता था, हाँ पता है, वो भूत बन के इसी पेड़ पर रहती है। और सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तो सब कहने लगे, अब क्या भैया वो हमें भी मार देगी। तब बड़े भैया कहते थे, हाँ भूत किसी को नहीं छोड़ते। बड़े भैया सबको डराते थे। और फिर सारे बच्चे कहते थे, तो भैया हम क्या करें। कांपते हुए नैना तो भैया से एकदम चिपक कर चिल्लाती थी, क्या करें भैया। तब भैया कहते थे, भागो जल्दी भागो। और सब गिरते पड़ते भागने लगते थे। नैना के काफ़ी सारे बेर भी बिखर गए थे। रोते रोते सब जब बाबा के पास पहुँचते और सारी बात बाबा को बताते तो बाबा भैया की जो पिटाई लगाते उस छड़ी से, तो बड़ी हंसी आती थी। नैना की भीगी आँखों में यादों की मुस्कान बिखर गई। वहीं कोने में बैठी बैठी नैना सो गई। सुबह आँख खुली तो पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा कि अब नैना से उठा भी नहीं जा रहा था। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि उठकर विद्यालय जा सके। उसने प्रिंसिपल सर को एक मैसेज लिखकर भेजा, गुड मॉर्निंग सर, मैं आज स्कूल नहीं आ सकती, मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर से वो सो गई। थोड़ी देर बाद उठी तो सासू माँ ने गुस्से में घर जो सिर पर उठा रखा था बड़बड़ा रही थी, बहुएं और भी घरों में हैं, पर हमारे घर तो जैसे अंधेरा है, किसी के घर में नहीं होगा। 8 बज गए, महारानी अब तक सो रही है, कोई लाज शर्म बची नहीं, दोपहर तक पसरी रहती है। नैना उनकी बातों को अनसुना करके रसोई घर में जाकर रात के पड़े बर्तन धोने लगी, झाड़ू पोछा किया और फिर नहाने चली गई।
नहा कर आई तब तक 9 बज चुके थे। नैना बोली, मम्मी जी नाश्ते में क्या बना दूँ? नैना अपनी सासू माँ से बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, बोलना पड़ा। तो उसकी सासू बोली, यह नाश्ते का समय है, दोपहर होने को आई है। उन्होंने बड़े गुस्से में कहा। नैना बोली, तो ठीक है, खाने में क्या बनाऊँ वही बता दीजिए। अब नैना की सासू माँ कहने लगी, हमें नहीं खाना तुम्हारे घर का खाना, तुम ही खाओ, हम तो जा रहे हैं नंदनी के घर और कल गांव जा रहे हैं, नहीं रहना यहाँ पर। नैना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। नैना का यह रवैया देखकर जो उसकी सासू माँ उठी और चली गई। सास ससुर दोनों कुछ दिनों के बाद जो गांव चले गए। अब घर में सिर्फ नैना और पंकज थे। 10 बजे के आसपास पंकज भी रोज की तरह दुकान पर निकल जाते थे। अब नैना घर में अकेली थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और बोली, हेलो मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँगी आज, 13वीं पर आ जाऊँगी और तभी जय को भी वापस ले आऊँगी। तब उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी नैना, सबने मना कर दिया ना? नैना की बुझी हुई आवाज़ सुनकर उसकी माँ ने पूछ ही लिया। नैना बोली, जी मम्मी जी, मैं बाद में आती हूँ। और इतना कहकर नैना ने फ़ोन रख दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो घबरा उठी। जेठ जी को देखकर जल्दी से उसने कमरे में अपने चली गई। तब उसके जेठ जी बोले, नैना, हमने तो कहा था ना कि जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अगर बात मान लेती तो मालकिन बना कर रखते तुम्हें घर की, पर तुम्हें जूते खाना पसंद है तो खाओ। हम तो कहते हैं अब भी समय है, अब भी हमारी बन जाओ, सब ठीक कर देंगे हम। कहते हुए नैना की तरफ उसके जेठ ने अपने हाथ बढ़ाए। पहले तो नैना चुपचाप खड़ी रही। ऐसे लग रहा था मानो उसने अपने जेठ जी की बात मान ली हो। फिर अपने जेठ जी को उसने जोर से धक्का दिया और भागकर बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो उस तरह से जो उसके जेठ बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक नैना बाथरूम में ही रही। जब उसे यकीन हो गया कि अब घर में कोई नहीं है, तो वो बाहर निकली और अच्छे से देखकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और बहुत तेज आवाज में उसने रेडियो चला दिया। शायद वह अपने अंदर के शोर से बहुत परेशान थी। अगले दिन भी नैना का विद्यालय जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। आज प्रिंसिपल सर नहीं आए थे। नैना कंप्यूटर लैब में जाकर अपना काम करने लगी। तभी रूपल मैम आई और नैना से कहा, नैना, तुम्हें आज बच्चों को लेकर दूसरे विद्यालय जाना है। वहाँ पर कुछ प्रतियोगिता है। कुल 7 बच्चे हैं। स्कूल बस से जाना है और साथ में अभय सर भी जाएंगे। नैना अपना काम छोड़कर वहाँ चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा प्रिंसिपल सर वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। प्रतियोगिताएं हुई तो नैना बच्चों के साथ वापस विद्यालय जाने लगी। तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आ गए और अभय सर से कहने लगे, अभय सर, आप बच्चों को लेकर निकलिए और नैना मैडम आप जरा रुकिए। विजेता बच्चों के सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी एक को यहाँ रुकना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर नैना बस से नीचे आ गई। बस को वहाँ से रवाना करके राजीव सर ने नैना से कहा, नैना, तुम यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें 10 मिनट में आगे वाले चौराहे पर मिलूंगा। कहकर प्रिंसिपल सर चले गए। नैना भी निकल गई। धीरे धीरे चलते चलते अभी नैना चौराहे पर भी नहीं पहुंची थी कि पीछे से प्रिंसिपल सर अपनी कार लेकर आ गए और उन्होंने अपनी कार का गेट खोलते हुए नैना से कहा, आओ नैना, बैठो, अभी छुट्टी होने में काफ़ी देर है, चलो बिठूर चलते हैं। और नैना पूछने लगी, सर वो सर्टिफिकेट? तो प्रिंसिपल सर बोले कि वो मैं लेकर आया हूँ, मैंने पहले ही बनवा लिए थे, ये लो और ये कल विद्यालय में रूपल मैम को दे देना और बता देना सर्टिफिकेट मिलने में काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मुझसे पूछकर तुम सीधे घर चली गई थी।
नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। और तब सर नैना से बोले, तो बताओ नैना, क्या हुआ? तुम अपने घर बाबा को देखने क्यों नहीं गई? घर पर सबने मना कर दिया, क्यों? सही कह रहा हूं ना? नैना ने बीते दिनों की हुई सारी बातें प्रिंसिपल को बताते बताते उसकी आंखें नम हो गई। तभी प्रिंसिपल सर ने पार्किंग में कार लगा दी और सामने लहराती हुई गंगा मैया दिखाई दी। उन्होंने नैना के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। नैना भी आज खुद को नहीं रोक पाई और वह प्रिंसिपल सर के गले लगकर बहुत देर तक रोती रही और सर उसे समझाते रहे। और सर ने उसके चेहरे को पर लटकते हुए बालों को पीछे करके दोनों हाथों में उसका चेहरा ले लिया और एक प्यार भरा स्पर्श किया। और आज जो नैना उनका विरोध नहीं कर पाई, शायद उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। नैना ने भी आज प्रिंसिपल को अपनी बाहों में भर लिया। फिर काफी देर तक दोनों खामोश रहे, इतने खामोश कि दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। खुद को नैना से अलग कर उसके हाथ अपने हाथ में लेकर प्रिंसिपल सर कहने लगे, तो नैना, तुम्हें डर लग रहा है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे? तो नैना कहने लगी, सर, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब प्रिंसिपल बोले, नैना ने बीते दिनों में जो बातें हुई थी क्योंकि वो प्रिंसिपल सर को बता दी थी। तो प्रिंसिपल सर बोले, नैना, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नैना कहने लगी, सर, मैं आपको खोना नहीं चाहती। वो बोले, बस इतनी सी बात? तुम शायद नैना मुझे खोकर जी लो, पर नैना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें मेरी नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो गंगा मैया के सामने आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। और यह कहकर प्रिंसिपल सर ने फिर से नैना को गले लगा लिया। फिर खामोशी छा गई और फिर दोनों के दिल की धड़कनें सुनने लगे। आज नैना भूल गई थी, जिस रास्ते पर उसने कदम बढ़ाया है वो गलत है, वो आधारहीन है। उस रास्ते पर कुछ पल का सुकून है और जीवन भर का दर्द है। पर आज जीवन भर का दर्द कुछ पल के सुकून के आगे हार गया। आज से नैना गलत हो गई। आज नैना मन से पूरी तरह राजीव की हो गई। उसके मन पर, उसकी सोच पर राजीव का एकाधिकार हो गया। अब नैना दिन पर दिन बदलती जा रही थी। सजना संवरना अब नैना को अच्छा लगने लगा। गुलाबी सुबह सा निखार उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन उसे पता था उसके घर वालों को उसके और राजीव के रिश्ते पर शक है, इसलिए उसने सबकी नज़र में राजीव से दूरियां बना ली। एक दूसरे विद्यालय में इंटरव्यू दिया और वहां पर उसका चयन भी हो गया। सैलरी इस बार भी दुगनी बढ़ी, 8,000 रुपये से सीधा 15,000 रुपये हो गई। कानपुर के सबसे टॉप स्कूल जो था। नैना अब आगे बढ़ रही थी। अब राजीव से मिलना थोड़ा कम हो गया था, मगर उनकी मित्रता, उनके बीच का प्यार मिलने का मोहताज नहीं था। वो दिन पर दिन गहरा होता जा रहा था। घर से विद्यालय जाते समय और विद्यालय से घर आते समय दोनों के फोन पर बात करने का समय होता था। कभी कभी राजीव नैना को उसके विद्यालय से लेकर घर छोड़ दिया करते थे। बस इस तरह दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। इस तरह लगभग 6 महीने का समय बीत गया। नैना के घर में माहौल ना कल बदला था और ना ही आज, पर हाँ, बहुत जल्दी बदलने वाला था। स्त्री की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। ईश्वर ने उसे धरा के समान सहन शक्ति दी है, परंतु जब धरा की सहन शक्ति की सीमा पर होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। नैना भी धरा की तरह सहनशील थी, मगर कब तक? घर में नैना को आगे बढ़ता देख सासू माँ, जेठ जी और पंकज बड़े परेशान थे। और जेठ जी ने अपने भाई पंकज को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था, और होना भी चाहिए, भाई जो था, मगर उनका मकसद कुछ और था और नैना के बढ़ते कदम उसमें रुकावट थे। इसलिए वो बराबर कोशिश किए जा रहे थे,
मगर नैना अब रुकना नहीं चाहती थी। इसी बीच राजीव ने परीक्षा दी और उसका चयन सरकारी विद्यालय में प्राचार्य पद के लिए हो गया। इधर नैना का भी बीएड भी पूरा हो गया और राजीव ने नैना का प्रस्नातक का भी फार्म भरवा दिया। चयन होते ही राजीव को शहर छोड़कर जाना पड़ा और नैना जो राजीव सर को नैना रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी, वह कहने लगी, अपना ख्याल रखिएगा राजीव, ईश्वर आपको हर कदम पर नई सफलता दे। राजीव सर कहने लगे, नैना मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, मगर तुम्हें भी अपना बहुत ध्यान रखना होगा, अपना भी और जय का भी। और कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक बताना। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और अपनी अंतिम सांस तक करता रहूँगा। नैना तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी जिंदगी को महका गया। तो नैना कहने लगी, चलिए सर अब मैं चलती हूँ, पहुँचते ही फोन कीजिएगा। राजीव बोले, ठीक है, नौकरी ज्वाइन करके जल्दी वापस आऊँगा। यह कहकर राजीव चले गए। नैना भी भारी कदमों से घर आ गई। नैना अब पहले से बहुत शांत थी, या यूं कहें कि उदास थी। घर में कोई भी कुछ भी कहता, नैना उत्तर नहीं देती, पंकज की किसी बात का विरोध नहीं करती, मशीन की तरह चलती रहती बस। तभी एक दिन नैना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि नैना गर्भवती है। और तब डॉक्टर ने जो गुस्सा होते कहा, मैंने आप सबसे कहा था ना, नैना का शरीर अब दूसरे बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता, फिर भी इस बच्चे को जन्म देना है और जो अभी उसका 3रा महीना था, तो आप सबको नैना का बहुत ख्याल रखना होगा और खान पान के अलावा उसे आराम भी करना होगा। घर में सब लोग खुश थे क्योंकि जय भी बड़ा हो रहा था और नैना की नौकरी भी अब छूट जाएगी। पर नैना परेशान थी क्योंकि जय की ज़रूरतें ही वो किसी तरह पूरा करती थी, उस पर दूसरे बच्चे के लिए वो तैयार नहीं थी। उसने डॉक्टर से बात की, मगर डॉक्टर ने परिवार के खिलाफ जाकर उसकी सहायता करने से मना कर दिया। नैना ने विद्यालय जाना नहीं छोड़ा, पर एक दिन ज़्यादा तबीयत खराब होने से वो विद्यालय नहीं गई। तो उसने सोचा कि फ़ोन करके बता देती हूँ। बहुत ढूंढने पर भी उसे फ़ोन नहीं मिला। वह सोचने लगी, यहीं तो कमरे में रखा था फ़ोन, और कहाँ गया। उसने सबसे पूछा, किसी ने मेरा फ़ोन देखा। पंकज और सासू माँ ने कहा, हम क्या तुम्हें चोर नजर आते हैं, तुम जानो तुम्हारा फ़ोन। और नैना की सासू माँ ने तपाक से जवाब दे दिया। नैना ने हर जगह ढूंढा पर फ़ोन नहीं मिला। तबीयत जरा ज़्यादा खराब होने से नैना थक कर सो गई। सासू माँ ने आकर नैना को जगाया कि 9 बज रहे हैं, खाना क्या तुम्हारे पिताजी आकर बनाएंगे। नैना बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना सकती आज। तो वो कहने लगी, उसकी सासू माँ, तुम अनोखी थोड़ी ना बच्चे पैदा कर रही हो, हमने भी 5 बच्चे पैदा किए हैं, पर ऐसी नौटंकी नहीं दिखाई कभी। जाओ जाकर खाना बनाओ, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है। कहकर नैना की सासू माँ कमर पर हाथ रखकर कराहने लगी। हाय ये कमर दर्द, उन्होंने बाम लगाते हुए कहा। नैना ने उठने की कोशिश की, पर चक्कर आने की वजह से वो वापस लेट गई और बोली, मम्मी जी आज नहीं बना पाऊंगी मैं खाना, बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ। तब उसकी सासू माँ कहने लगी, देखिए आजकल की बहुएं, हे ईश्वर, पता नहीं इनकी माँ ने इन्हें क्या सिखा कर भेजा है, बस बहाने बनाओ और पड़े रहो। बड़बड़ाती हुई नैना की सासू माँ वहाँ से चली गई। नैना भी सो गई। नींद खुली तो 11:30 बज चुके थे। नैना ने उठकर पानी पिया तो उसे कुछ भूख का एहसास हुआ, तो वह बेड से उठकर रसोई घर की तरफ जाने लगी। बनाने के लिए तो मौत आ जाती है, सासू माँ बड़बड़ाने लगी और ताना मारने लगी। अब खाने के लिए कहाँ से हिम्मत आ गई। नैना ने कहा, माँ जी मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ। तो उसकी सासू माँ गुस्से में बोली, ये कोई समय खाना बनाने का, सूरज सिर पर चढ़ाया है। नैना उनकी बात अनसुनी करते हुए रसोई घर में जाने लगी तो उसकी सासू माँ फिर बोली, तुम्हारे भरोसे नहीं बैठ सकते हम,
हम तो बनाकर खा चुके हैं खाना, अपना और अपने आदमी और अपने बेटे का बना लेना। तो नैना कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ। और नैना की सासू माँ जो रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, कहने लगी, खबरदार जो मेरी रसोई में कदम भी रखा। तो नैना कहने लगी, आपका रसोई घर? मेरा भी घर है ये। पिछले 9 सालों से मैं बहू हूँ इस घर की। हटिए, मुझे खाना बनाना है। तब नैना कहने लगी, नैना की सास, ये घर मेरा है। मेरे सास ससुर ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था, इसमें किसी का कुछ नहीं है। उसकी सासू माँ गुस्से में बोली। नैना कहने लगी, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये घर, मुझे सिर्फ खाना बनाना है। तो नैना की सास कहने लगी, हाँ तो मेरे रसोई घर में नहीं बनाइए ना। नैना कहने लगी, मम्मी जी क्या तमाशा है ये? जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। घर पर ना सही खाने का पर तो मेरा अधिकार है ना, नैना ने कहा। तो उसकी सासू माँ बोली, चली जा यहाँ से, तेरी अम्मा ने ना गैस चूल्हा दिया है ना कोई दहेज, जो यहाँ तक हक जताने चली आई। जिस दिन अपना गैस चूल्हा खरीद लेगी उस दिन बात करना। नैना उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई और उसे बहुत अपना अपमान भी लगा। तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा बहस करना उसने ठीक नहीं समझा। वह वापस जाकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह से शाम हो गई, ना तो नैना का फ़ोन मिल रहा था और न ही उसकी तबीयत में सुधार था। तभी जय बोला, मम्मा दादी आपको खाना नहीं दे रही ना? दादी बहुत गंदी है। ये लो, मैं आपके लिए एक रोटी दादी के कमरे से छिपा कर लाया हूँ, आप खा लो। जय के हाथ में मुड़ी तुड़ी रोटी देखकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने जय को कसकर गले से लगा लिया और रोटी वहीं पास में रखे टेबल पर रख दी। रात भी गहराने लगी। पंकज रोज की तरह नशे में आए और सो गए। जय भी सो गया। सासू माँ और ससुर जी भी खाना खाकर सो चुके थे, पर नैना को नींद नहीं आ रही थी। वजह भूख लगी थी। खड़े होकर नैना पानी लेने रसोई घर की तरफ बढ़ी। जग में पानी लिया, देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं था और खाना बनाने का सामान भी रसोई से हटाकर सासू माँ ने अपने कमरे में रख लिया था। नैना पानी पीकर लेट गई। जिस दिन नैना दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, उस दिन से आज तक सब कुछ सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। शायद गर्भ अवस्था का असर था। नैना ने पंकज को सारी बात बताई तो पंकज बोला, हाँ तो हम क्या करें इसमें, मम्मी जाने और तुम जानो। पंकज ने कहा, तुम जानो? नैना कहने लगी, तुम्हें कुछ मतलब नहीं है मुझसे, मैं मरूं या जीऊं। अगर ऐसा ही था तो फिर ये बच्चा ही क्यों, एक ही काफ़ी था। तो वह कहने लगा, मुझसे बेमतलब की बातें मत क्या कर, समझ गई ना नैना? नैना बोली, ठीक है, मेरा फ़ोन दो, मुझे अपनों से बात करना है। तो वह कहने लगा, मम्मी से बात करना है या अपने यार से बात करना है? पंकज ने एकदम से कहा, नहीं मिलेगा फ़ोन तुम्हें, और सुनो, मैंने छिपाया है तुम्हारा फ़ोन और नहीं दूंगा। नैना गुस्से में बोली, मेरा फ़ोन चाहिए मुझे अपने घर जाना, मम्मी के पास। पंकज कहने लगा, तू कहीं नहीं जाएगी, और हाँ, यह क्या यहाँ रहकर हर रोज़ तुम्हारी मैं भूखी मरूं? नैना कहने लगी, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी बन के रहूं जो मुझे खाने के लिए भी नहीं और मेरी हालत इतनी खराब है? तो पंकज कहने लगा, क्या बात है, मुंह तो दिन पर दिन तेरा खुलता ही जा रहा है। तो नैना कहने लगी, हाँ खुलेगा, अब खुलेगा। अब कब तक चुप रहूंगी मैं? क्यों चुप रहूं मैं? क्या मेरा शादी नहीं हुई इस घर में? जो मैं शादी के 9 सालों में जो 9 घंटे भी बात नहीं हुई मेरी हमारी, जो बस किस नाम के पति हो तुम? अपना काम निकला और बस मुझे मारना पीटना, यही इसी नाम के पति हो? अच्छा, वो कहने लगा उसका पति, बहुत कुछ बोलने लगी है, कुछ नहीं दिया मैंने तुझे, बहुत मुंह चलाने लगी है, मेरी माँ को क्या नौकर समझ रखा है? कहते हुए पंकज ने नैना पर फिर लात घूंसों की बरसात कर दी। नैना खुद के बचाव में कमरे में पड़ी हुई थी और उसने जो नैना ने देखा कि जब पंकज बाज नहीं आ रहा, उसे मारे जा रहा है, तो नैना ने वहाँ पर रखा जय का बैट उठा लिया और बोली, खबरदार जो अब हाथ भी लगाया
नैना बहुत गुस्से में बोली। पंकज ने लपक कर जो नैना के हाथ से बैट छीन लिया और फिर नैना चिल्लाती चीखती रही, पर पंकज अब जानवर बन चुका था। फिर नैना दर्द से करहा उठी। नैना उस दिन भी भूखी प्यासी दर्द से कड़हाती हुई पड़ी रही। कोई पास तक नहीं आया। दिन भर रोती रही, पर गर्भवती होने के कारण शाम को जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो नैना ने जय की लाई हुई रोटी, जो लगभग सूख चुकी थी, खाने लगी। आंखों में आंसू बह रहे थे और नैना रोटी खा रही थी। उसे याद आया कि कैसे पापा ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया था। बिना घी की दाल अगर कभी मम्मी दे दे तो पापा कितना गुस्सा करते थे। आज नैना सूखी रोटी चबा रही थी और वो चबा कर पानी पिया और फिर लेट गई। उधर 2 दिन से नैना की कोई खबर न मिलने से राजीव भी परेशान थे। नैना के विद्यालय उन्होंने फ़ोन किया तो पता चला वो 2 दिन से नहीं आई। अब राजीव घबरा गए। उन्होंने अपने एक परम मित्र तरुण, जिसे राजीव और नैना के प्रेम का भी मालूम था, उसको फ़ोन किया और नैना के बारे में सब पता करने को कहा। उधर राजीव ने रूपल को भी नैना के घर जाकर सब कुछ पता करने के लिए कहा। तभी जो जय कहने लगा, मम्मी उठो, मैं आपके लिए बिस्किट लाया हूँ। दादी आपको खाना नहीं दे रही ना, इसलिए मैंने बाबा से झूठ कहा कि मुझे बिस्किट खाना है। बाबा ने दिलवा दिए और मैं आपके लिए ले आया। एक बार फिर नैना ने जय को अपने गले से लगा लिया। भूख से परेशान नैना ने बिस्किट खा लिए। तीसरे दिन रूपल मैम नैना से मिलने उसके घर आई। सासू माँ ने पहले तो आनाकानी की, फिर नैना की शिकायतों का पिटारा रूपल के सामने खोल कर बैठ गई और बोली, तुम इसकी सहेली हो, इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? दिन भर पड़ी रहती है, ना कोई काम ना काज। हाँ, जवान तो ऐसे चलाती है कि पूछो मत। वहाँ विद्यालय में भी ऐसी है ये। वो काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रही, पर रूपल तो सब कुछ जानती थी, इसलिए चुपचाप सुनती रही। जब वो वहाँ से उठकर चली गई तब रूपल ने नैना को गले से लगा लिया और बोली, नैना, ये क्या हाल बना रखा है तूने? पता भी है हम सब कितना परेशान है तेरे लिए। राजीव सर कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तो नैना कहने लगी, रूपल मैम, इन लोगों ने मेरा फ़ोन कहीं छिपा दिया है और अब कोई कुछ नहीं बता रहा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही। मैंने वहाँ किसी को अपने ना आने की खबर भी नहीं दी, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। रूपल मैम से जो वो कहने लगी नैना, तो वो कहने लगी, आप स्कूल की बात कर लीजिएगा रूपल मैम, मैं कुछ दिनों तक नहीं आऊँगी, आप मेरे स्कूल में जाकर प्लीज़ बातें कर लेना। रूपल ने बताया, वो तो मैं कब की कर चुकी हूँ, राजीव सर ने कहा था मुझसे। मैं तुम्हारे नए स्कूल में गई थी, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। नैना रोते हुए रूपल से कहने लगी, कल तुम सुबह 11 बजे किसी भी बहाने से घर से निकलो, रूपल ने कहा, और पास वाले मंदिर पहुंचो। वहाँ तुम्हें तरुण मिलेगा, बाकी बातें वो तुम्हें समझा देगा। कहकर रूपल वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह नैना जय को साथ लेकर पास के मंदिर पहुंची। वहाँ तरुण पहले आ चुका था, परंतु नैना को ऑटो में बिठाकर फ़ोन नैना को दे दिया उसने, जो राजीव फ़ोन पर थे। वो कहने लगे, कहाँ हो नैना? ना कोई बात ना कोई खबर, तुम ठीक तो हो ना? कैसी हो नैना? राजीव ने फिर पूछा। नैना बोली, ठीक हूँ मैं, आप मेरा एक काम कर सकते हैं? तो राजीव बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, बताओ क्या काम करना है? वह बोली, मेरा जबलपुर का टिकट बुक करा दीजिए। इंदौर? मगर क्यों? जो वो कहने लगे, मगर क्यों? तो नैना कहने लगी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहने लगे, ऐसे बिना किसी को कुछ कहे सुने सब क्या सोचेंगे, और फिर जबलपुर में क्या करोगी जाकर? नैना कहने लगी, वहाँ पर राजीव मेरी एक दोस्त है सीवी, मैं उसके पास जाऊँगी। राजीव भी सीवी को जानते थे, मगर वो नहीं चाहते थे कि नैना इस तरह घर छोड़कर जाए, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा करने से नैना की बहुत बदनामी होगी, सब यही कहेंगे बहू भाग गई। नैना सर कहने लगे, एक बार अपने भाइयों से बात करो, वो तुम्हें ले जाएंगे आकर। राजीव ने नैना को समझाया।
नैना बोली, भाई? किस भाई को कहूँ? अनुज को, जिसकी पत्नी मुझे गलत समझती है, जिसे मैंने इतना प्यार किया। और उसने कहकर, जो नैना इतना ही कहकर खामोश हो गई। और मोनू? राजीव ने कहा। तो नैना कहने लगी, इन सब बातों के लिए वो बहुत छोटा है सर, और अभी नई नई नौकरी है, पता नहीं आ पाएगा या नहीं। राजीव सर बोले, तो ठीक है, तुम अभी तरुण के साथ जाओ, वो तुम्हें किसी से मिलवाएगा, उनसे मिलो और अपनी सारी बात बताओ, मैं कल सुबह वहाँ पहुँच जाऊँगा। कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। तरुण सबसे पहले नैना को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। नैना तरुण को पहले से जानती थी, वह राजीव का बेस्ट फ्रेंड था और साथ ही उसी विद्यालय में कोच भी था जहाँ नैना ने 2 वर्ष तक नौकरी की थी। बेहद खुश मिजाज था, हर बात को मजाक में बदलने की आदत थी, कभी ना ख़त्म होने वाली उसकी बातें, और वो स्वभाव में जो बिल्कुल उसके विपरीत था। राजीव जितने गंभीर थे और तरुण उतना ही मजाकिया, मगर दिल से दोनों एक दूसरे के लिए जान देने और लेने वाले दोस्त थे। जय बोला, अंकल, मम्मा ने खाना नहीं खाया कितने दिनों से, दादी मम्मी को खाना नहीं देती थी, मैं बिस्किट लाया तो मम्मी ने खाए थे, जय ने तरुण सर को कहा। तो नैना और तरुण ने एक दूसरे को देखा और नैना की आंखों में आंसू आ गए। तो तरुण बोले, अच्छा चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मी को खाना खिलाते हैं। कहकर तरुण ने जय का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए और बोले, आओ नैना, पहले कुछ खा लो। और उन्होंने खाने का ऑर्डर किया। सामने खाना आया देखकर नैना की आंखें भर आईं। आज 4 दिन बाद नैना ने खाना खाया। उसके बाद दोनों राजीव के एक अन्य मित्र के घर गए। उनकी दीदी वकील थी और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने यही कहा, इतना क्यों बर्दाश्त किया नैना तुमने? क्या तुम्हें नहीं पता कितने कानून हैं महिलाओं के लिए? अब एक कठिन सही पर निर्णय लो और आगे बढ़ो, एक शिकायत दर्ज करवाओ पुलिस में और फिर यहाँ से जाओ, वरना कल को वो लोग तुम पर चोरी और चरित्रहीनता का कोई भी आरोप लगा सकते हैं। पुलिस की निगरानी में उस घर को छोड़ो, मैं शिकायत तैयार करवाती हूँ। नैना को उन्होंने समझाया और उसका हौसला भी बढ़ाया। नैना बोली, दीदी वो लोग राजनीति में हैं, हमारे क्षेत्र की पुलिस तो सिर्फ उनकी सुनेगी और फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। नैना ने जो वकील को बताया तो वो कहने लगी, ठीक है, तुम अपनी शिकायत थाने में नहीं सीधे एसपी से करोगी, वो आम लोगों की शिकायत भी सुनते हैं। तुम परसों आओ, तब तक मैं सारी तैयारी करती हूँ। नैना वो वापस घर आ गई। घर में पूछा कि कहाँ गई थी, तो नैना ने कुछ नहीं कहा। जय से पूछा तो जय ने अपनी मम्मी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया कि हम मंदिर गए थे। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने दरवाज़ा खोला तो अपने छोटे भाई मोनू को देखकर खुशी से उसके आंसू छलक पड़े। मोनू को आया देखकर उसकी सासू माँ और बाकी घर वाले सकपका गए। औपचारिक बातचीत हुई, दोपहर का खाना भी हुआ। मोनू ने अपनी दीदी की सासू माँ से कहा, मौसी जी, मेरी दीदी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। और मोनू ने कहा तो उसकी सासू माँ बोली, ठीक तो है, अब ऐसी हालत में थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। नैना की सास नहीं चाहती थी कि नैना बाहर जाए, लेकिन वह बोला, नहीं मौसी जी, ले जाना जरूरी है, दीदी आप तैयार हो जाओ। उसने जैसे जो आज्ञा दी हो अपनी बहन को, और सासू माँ भी कुछ नहीं कह सकी। दोनों भाई बहन घर से निकल गए। जय भी साथ था। जैसे ही चौराहे पर पहुँचे, राजीव और तरुण वहाँ पहले से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। नैना राजीव को देखकर चौंक गई। वह बोला, आओ बैठो, राजीव भैया ने ही जो मोनू ने बताया, दीदी मुझे फ़ोन करके बुलाया है। वहाँ से सब अस्पताल पहुँचे जहाँ डायरेक्टर सर पहले से ही उन सब का इंतजार कर रहे थे। नैना का जो मेडिकल चेकअप हुआ, नैना जो डायरेक्टर सर ने पूछा, हमने आपको अपनी बेटी माना था, पर आपने तो हमें पराया कर दिया, इतना सब कुछ चल रहा था, कभी बताया भी नहीं। नैना चुपचाप खड़ी रही। सबने बाहरी रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर नैना और मोनू वापस घर आ गए। तो मोनू जो नैना की सासू माँ से कहने लगा,
मौसी जी, मैं दीदी को ले जा रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है इनकी और बहुत दिन हो गए इन्हें घर गए हुए। सासू माँ ने टालना चाहा, पर मोनू ने साफ साफ कह दिया, इस समय दीदी को ले जाना ही ठीक है। जो कुछ भी हुआ उस पर भी मोनू ने कोई चर्चा नहीं की। हालांकि नैना की सास मोनू से भी बहुत सारी शिकायतें करती रही, पर वो चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि वो अपनी दीदी को बहुत अच्छे से जानता था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई बहन निकल गए। थोड़ी दूर पर राजीव और तरुण मिले। शिकायत पत्र लेकर सब एसपी ऑफिस पहुंचे और सारी बात उनके सामने रखी, मेडिकल रिपोर्ट के साथ। एसपी ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने नैना की शिकायत सीधे क्षेत्रीय अधिकारी के पास भेज दी और नैना को जाकर उनसे मिलने के लिए कहा। फिर सब मिलकर क्षेत्रीय अधिकारी के पास गए, उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने नैना को बेटी की तरह मानकर उसे तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया, पर नैना ने कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अब उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए, उस परिवार से मुक्ति, वो भी हमेशा के लिए। देर शाम राजीव ने नैना और मोनू को स्टेशन छोड़ा और फिर दोनों बहन भाई चले गए। नैना अब अपनी माँ के पास आ गई। माँ अपनी बेटी को काफी देर तक गले लगाए ढांढस बंधाती रही। नैना ने के लिए तो अपनी माँ का साथ काफी था। आज नैना उस नरक जैसे घर को, उस जिंदगी को सब कुछ छोड़कर आ गई थी। अब नैना क्या करेगी, यही नैना सोच रही थी। उस समय नैना की भाभी प्रिया अपने मायके गई हुई थी। इधर नैना अपने मायके अपने भाई के साथ आई, उधर पुलिस पंकज के घर पहुंच गई। सब तरफ हंगामा मच गए। सारे रिश्तेदारों के फोन नैना के पास आने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नैना ऐसा कदम भी उठाएगी। पुलिस इधर पंकज के परिवार को तलब कर रही थी, इसलिए उनके फोन भी बार बार नैना के पास आ रहे थे, लेकिन नैना ने किसी से बात नहीं करनी। उसे जो करना था वो कर चुकी थी। इधर सीवी को जब पता चला तो उससे बड़ी खुशी हुई कि देर से ही सही नैना ने सही निर्णय ले लिया है। उसने नैना से बात की और उसकी हिम्मत बढ़ाई, मगर नैना के ससुराल वाले कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थे। उन्होंने राजनीतिक दाव खेला। नैना की भाभी प्रिया के दूर के जो चाचा थे वो नैना के सगे नंदोई थे और नैना के जेठ जी ने प्रिया की मम्मी के पास उन्हें भेजा। फिर दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। प्रिया की मां नैना के भाई अनुज को कहने लगी कि अगर नैना मायके में रहेगी तो उनकी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। वो नैना को वापस ससुराल भेजने के लिए कहने लगी, पर अनुज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद प्रिया की मम्मी अनुज को धमकी देने लगी, अगर नैना अपने मायके में रहेगी तो प्रिया दोबारा उन पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा देगी और नैना अनुज और उसकी मां को जेल करवा देगी। अनुज जानता था कि तार कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं। वह यह भी जानता था अगर नैना दीदी यहाँ रही तो प्रिया की मम्मी सच में केस कर सकती है या यूं कहीं किसी भी हद तक जा सकती है। अनुज अब मजबूर था। आज ना चाहते हुए भी उसे मम्मी से कहना पड़ा, मम्मी दीदी को वापस भेज दो। अनुज नैना से तो पहले से ही बात नहीं करता था, इसलिए मम्मी से ही कहा। मम्मी को जब सारा मामला पता चला तो वो भी मजबूर हो गई और बेटे और बहू के खिलाफ करती भी क्या वो। अनुज कह रहा है, वो कहने लगी उसकी मम्मी नैना को बताया कि नैना तुम वापस चली जाओ, जो कदम बाहर निकल गए हैं अब वापस नहीं होंगे। नैना ने कहा, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मम्मी ने नैना को रोते हुए सारी बात बताई और कहा, चलो हम चलकर कहीं और रहेंगे, इन सब से दूर। मेरी पेंशन और थोड़ा बहुत तुम्हारी कमाई से हम मिलकर खर्चा कर लेंगे। उसकी मम्मी दुखी होकर नैना से कहने लगी, मम्मी बेटी के दो घर होते हैं। नैना ने कहा, एक मायका और एक ससुराल। ससुराल में दरवाजे मैं खुद बंद करके आई और मायके में मेरे लिए बंद हो गए। मैं क्या करूं मम्मी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। नैना रोते हुए कहने लगी। तो उसकी मम्मी कहने लगी, बहुत बड़ी दुनिया है बेटा, कहीं ना कहीं सर छिपाने की जगह अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, परेशान मत हो। मम्मी ने भी दुखी मन से कहा।
मम्मी बहुत देर तक नैना को समझाती रही, पर नैना को अब निर्णय लेना था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी जिंदगी में लगी आग में उसका मायका भी जल जाए। अगले दिन नैना ने अपना सामान लिया और सामान के नाम पर था ही क्या, नैना के कुछ कपड़े और कुछ जय के कपड़े, और वो सब लेकर नैना ने मम्मी से कहा, मम्मी मैं जबलपुर जा रही हूँ सीवी के पास, मेरी सीवी से बात हो गई है। आज मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन है। आज से मैं अपने सारे रिश्तों को तिलांजलि देती हूँ। आज के बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं सिवाय तुम्हारे। आज मुसीबत के समय सबके दरवाजे बंद हो गए हैं मेरे लिए। छोटी थी तब से सुना बेटियां तो पराया धन है, किसी और के घर की अमानत है। ससुराल गई तो सासू माँ हर बात में ताना मारती थी, तेरे बाप का घर नहीं है। बाबा कहते थे बेटियां बहुत भाग्यशाली होती हैं, उनके दो दो घर होते हैं। मम्मी आज दो घरों के होते हुए मैं रास्ते पर आ गई हूँ। मुसीबत के समय सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। तो नैना की मम्मी रोते हुए कहने लगी, मैं भी चलूँगी तेरे साथ, अगर तू इस घर में नहीं रह सकती तो मुझे भी नहीं रहना। नैना कहने लगी, मम्मी आप यहीं रहो, नहीं तो सबको लगेगा मैं आपकी पेंशन के पैसों के लालच में आपको अपने साथ ले गई। अब ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लड़ाई है, मैं खुद देखती हूँ आगे क्या लिखा है मेरी तकदीर में। मम्मी ने नैना के हाथ में एक 500 का नोट रखा और दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर माथे पर आशीर्वाद दिया और उसका माथा चूम लिया। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बेटी। नैना की माँ 500 रुपये देकर जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। तो नैना कहने लगी, मम्मी पापा हमेशा कहते थे ना तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, अब बेटे की तरह जीना है मम्मी मुझे। जा रही हूँ मम्मी मैं, ना जाने अब कब मिलना हो। और यह कहकर नैना चली गई। सीवी ने नैना का टिकट करवा दिया था। ट्रेन से नैना जबलपुर पहुँच गई। सीवी नैना की स्कूल की सहेली थी। नैना जबलपुर तो पहुँच गई, पर अब करेगी क्या। एक तो नैना गर्भवती, ऊपर से जय की जिम्मेदारी भी। सीवी जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करती थी और अभी अविवाहित थी। सीवी के बारे में तो जो ज़्यादा नहीं बताया, आगे बताऊंगी, मगर हाँ वो भी अपने परिवार का खर्चा किसी तरह उठा रही थी, इसलिए 3 प्राणियों का और खर्चा उठाना उसके लिए असंभव था। निर्णय कठिन था, शायद बहुत कठिन, पर निर्णय तो लेना ही था। अपने एक बच्चे के भविष्य की खातिर आज एक माँ ने दूसरे बच्चे का बलिदान दे दिया। डॉक्टर ने कहा, ये दवाएं खा लो, सुबह तक रक्तस्राव शुरू हो जाएगा और सुबह डीएनसी कराना होगा। नैना ने दवाएं खा ली। अगले दिन सब खत्म हो गया। नैना का आने वाला बच्चा आने से पहले इस दुनिया से वापस चला गया। कुछ दिन लगे नैना को शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य होने में। इसमें सीवी और राजीव ने उसका पूरा साथ दिया। नैना की मंझली दीदी जो कि वहीं जबलपुर में रहती थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से उस दौरान जय की जिम्मेदारी ले ली थी। उसके बाद शुरू हुआ सफ़र नए शहर में नौकरी ढूंढने का। कई विद्यालयों में इंटरव्यू दिया, मगर कहीं भी सैलरी 10,000 से ज़्यादा नहीं थी। नैना पर अब जय की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए इतने में गुजारा नहीं होना था। आखिरी में सीवी ने नैना की एक नौकरी एक इंश्योरेंस कंपनी में लगवाई, जहां वो एक मैनेजर के तौर पर नियुक्त हुई। सैलरी 18 प्लस इंसेंटिव्स था, मतलब 18,000 के से ऊपर ही थी। नैना यह देखकर कि नैना सेक्टर रिस्क से भरा है, उसने कहा, मगर पैसा बहुत है, अगर कर सकती हो तो ये जॉब कर लो, नहीं तो इस जॉब को तो अभी कर लो, और नहीं इसके भी बहुत सारे दावेदार हैं, और फिर साथ साथ अपनी पसंद की नौकरी भी ढूंढती रहना। सीवी ने नैना को समझाया। राजीव नहीं चाहते थे कि नैना इस सेक्टर में नौकरी करे, मगर नैना ने ज़रूरत को चुना और नौकरी कर ली, और यहीं से शुरू हुआ नैना के जीवन का नया सफ़र। जय का एडमिशन भी वहीं एक विद्यालय में करवा दिया गया। नैना अब एक बार फिर से बढ़ चली। इस मुश्किल समय में उसके साथ थे उसके 3 हमसफ़र, सीवी, नैना की दीदी और राजीव।
नैना के लिए 18,000 रुपये बहुत तो नहीं थे, मगर हाँ, सीवी और राजीव के साथ की वजह से यह बहुत बड़ी रकम थी। सुबह नैना जय को स्कूल छोड़ती, फिर 9 बजे उसका ऑफिस होता था। ऑफिस में लंच के समय जय को स्कूल से लेकर घर छोड़ देती। जय अपनी माँ के बिना घर पर रहता। शाम को नैना वापस आती, फिर नैना, जय और सीवी मिलकर अच्छा समय बिताते। राजीव से मुलाकात अब मुश्किल थी, पर बात अब पहले से ज़्यादा होने लगी थी। हर छोटी बात नैना अब राजीव से जरूर बताती थी। राजीव भी नैना के सभी निर्णय लेने में उसकी सहायता करते थे। जिंदगी एक बार फिर चल पड़ी और पहले से अच्छे तरीके से चल पड़ी। सीवी नैना और जय का बहुत ख्याल रखती थी। सीवी जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ और भी लड़कियां रहती थी। सब जय को बहुत प्यार देती थी, नैना को बहुत सम्मान देती थी, क्योंकि सिर्फ नैना ही उन सब में विवाहित थी। आज नैना के सारे अपने पराये हो गए और पराये उसकी जिंदगी बन गए। क्योंकि देखो किस्मत जिंदगी में क्या रंग लाती है, कुछ पता नहीं होता कब किसका समय कैसा चले। जबलपुर वैसे तो बहुत ही प्यारा शहर था, मगर मां नर्मदा के किनारे बसे होने की वजह से इसकी खूबसूरती और पवित्रता कई गुना बढ़ जाती थी। और नैना को तो वैसे भी नदी के तट पर बैठकर खुद से बात करने में बहुत आनंद आता था। इस तरह नैना की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। पर कुछ दिनों से नैना की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि नैना में कैंसर के लक्षण हैं। सुनकर नैना, सीवी और नैना की दीदी सब घबरा गए। नैना परेशान थी जय के लिए। मेरे बाद जय का क्या होगा? वह कहने लगी, सीवी तू जय को पंकज के पास नहीं भेजना, तू उसे मम्मी के पास भेज देना, वही ख्याल रखेगी इसका। नैना रोते हुए सीवी को बता रही थी। नैना, सीवी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि शायद कैंसर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती है? कल टेस्ट हमने आज परीक्षण करवाया है, कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आएगी, तो इतना परेशान मत हो, सीवी नैना को समझा रही थी। उधर जैसे ही राजीव को सीवी ने यह बात बताई, वह खुद को नहीं रोक पाए और सीधे जबलपुर आ पहुँचे। राजीव ने वहाँ होटल में कमरा लिया और नैना को सूचित किया कि वो उससे मिलने आए हैं। नैना राजीव से मिलने पहुंची। बहुत समय बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। नैना ने राजीव को अपनी सारी रिपोर्ट दिखाई। नैना, राजीव कहने लगे, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर तुम्हारी सारी रिपोर्ट मैंने अपने एक मित्र को भेजी है जो कि डॉक्टर हैं। उनका कहना है तुम्हारे गर्भाशय में जो गांठें हैं जो कैंसर को पैदा कर सकती हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा ऑपरेशन और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बीमारी भारत में बहुत सामान्य है, अक्सर महिलाओं में पाई जाती है। और फिर हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, राजीव ने नैना को समझाया। फिर थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद राजीव बोला, चलो नैना, तुम्हें मैं जबलपुर घुमाता हूँ। नैना, राजीव, जय और सीवी सारे एक साथ घूमने निकल गए। बहुत दिनों के बाद नैना खुलकर हंसी थी। सीवी भी खुश थी और राजीव नैना का बहुत ख्याल रखते हैं और हर कदम पर उसका साथ देते हैं। अगले दिन नैना की दीदी जय को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गई, क्योंकि उसकी 2 दिन की छुट्टी थी। अक्सर छुट्टियों में वो जय को अपने साथ घर ले जाती थी। नैना से भी चलने को कहा, मगर नैना ने ऑफिस का नाम लेकर उसको टाल दिया। दरअसल उसे तो राजीव से मिलना था, क्योंकि राजीव आज रात को वापस जाने वाले थे। दीदी और जय के जाने के बाद नैना सीवी से राजीव के पास चलने को कहने लगी, पर सीवी ने भी व्यस्त होने के कारण जो मना कर दिया और कहा, नैना अभी तू चली जा, मैं शाम में आती हूँ, रात का खाना सब साथ खाएंगे। नैना ने कहा, ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। उसके बाद नैना राजीव से मिलने होटल पहुंची। जय और सीवी नहीं आए, राजीव ने पूछा तो नैना ने बताया, नहीं, जय दीदी के साथ गया है और सीवी शाम को आएगी। राजीव ने कहा, तो तुम अकेली आ गई, वो भी होटल में मुझसे मिलने? नैना ने पूछा, हाँ तो क्या हुआ? राजीव ने कहा, अरे ऐसे किसी से होटल में मिलने
वो भी अकेले नहीं जाते। तो नैना मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, किसी से मिलने नहीं। तो राजीव ने पूछा, अच्छा मान लो मैं कुछ गलत करूं तुम्हारे साथ तो? नैना ने कहा, पहली बार आपसे थोड़ी ना मिली हूं, भरोसा है आप पर? तो राजीव कहने लगे, इतना भरोसा? नैना बोली, हाँ इतना भरोसा। और राजीव ने कहा, तो प्यार कितना? नैना थोड़ी झेंप गई और शर्म से उसने आंखें झुका ली। राजीव ने कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे? नैना ने कहा, कितना भी नहीं। तो राजीव कहने लगे, झूठी हो तुम? नैना बोली, मैं झूठी? वो कहने लगे, हाँ तुम झूठी हो तुम, और कब तक छिपाओगे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नैना चुप रही। तो राजीव बोले, क्या समझू तुम्हारी इस खामोशी को, हाँ या ना? तो नैना कहने लगी, कुछ नहीं, चलो उठो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाकर आते हैं। नैना हंसते हुए कहने लगे और उठकर खड़ी हो गई। राजीव ने नैना का हाथ पकड़ लिया और कसकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नैना अब राजीव के बहुत करीब थी। राजीव ने नैना को सीने से लगा लिया और बोला, नैना मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, तुम्हारे बिना अब जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नैना चुप रही, मगर हाँ उसने राजीव को गले से लगा लिया। वो बोले, अब बस मुझे मेरा जवाब मिल गया नैना, मुझे पता था तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और फिर दोनों खो गए एक दूसरे के प्यार में। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब रही। नैना आज पूरी तरह से राजीव की हो गई। दोनों के बीच के सारे फासले आज खत्म हो गए। किसी नैना को आज पहली बार एहसास हुआ कि ये संबंध मन को इतना सुकून दे सकते हैं। नैना ने आज पहली बार जाना था। नैना, राजीव ने कहा, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, ईश्वर ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। आज 3 साल के बाद तुम मेरी हो गई। तुम्हें पता है कितना इंतजार था मुझे तुम्हारे इस पल का? कहकर राजीव ने नैना की तरफ देखा। नैना, आज आपकी हुई हूँ, नैना कहने लगी। मतलब आपके लिए भी किसी का हो जाने का मतलब यही था? आपकी सोच भी और पुरुषों की तरह है, मैं तो बहुत पहले से आपकी हो गई थी। तो राजीव बोला, नहीं नैना, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब है स्त्री को जो है ना उसकी आत्मा से सबसे करीब हो, अपनी आत्मा से मतलब प्यार करे, वो तब प्रेम सच्चा होता है जब वो किसी को अपने दिल आत्मा से प्रेम करती है, जिसे वो पूरे मन से चाहती है, उसे ही वो अपना स्पर्श करने देती है। इसलिए राजीव ने अपनी बात को स्पष्ट कहा। शाम को सीवी आने पर तीनों ने वहीं साथ में खाना खाया। फिर सीवी ने नैना से कहा, नैना थोड़ी देर तू यहीं रुक, मैं रीचा सीवी के साथ जो नौकरी करती थी उसकी सगाई है, आज वहाँ जाना जरूरी है। वापस आऊँगी तो तुझे लेती चलूँगी, थोड़ा देर हो जाएगी, मतलब 11 भी बज सकता है। नैना बोली, ठीक है, और सीवी वहाँ से चली गई। नैना और राजीव काफ़ी देर तक बातें करते रहे। करीब रात के 11 बजे सीवी का कॉल आया और बोली, नैना यहाँ तो समय ज़्यादा लगेगा और रीचा की मम्मी भी नहीं मान रही हैं, कह रही हैं कि आज यहीं रुको, तो तू राजीव के साथ ही रुक जा, क्योंकि अकेले तुम नहीं पहुँच पाओगी घर। नैना ने कहा, नहीं मैं चली जाऊँगी। सीवी बोली, अरे अब रात भी बहुत हो गई है, कहाँ अकेली जाएगी तू, चल आज तू वहीं रुक जा, मैं सुबह आती हूँ। और सीवी ने जो फ़ोन काट दिया। राजीव ने नैना से पूछा, अगर आज रात यहीं रुक जाऊं तो रुक जाऊं ना, जब सीवी कह रही है। नैना कहने लगी, मैं रुक जाऊंगी तो आपको परेशानी तो नहीं होगी? तो राजीव कहने लगा, अरे आज तो किस्मत मेहरबान है मुझ पर, सब कुछ बिन मांगे मुझे दिए जा रहा है प्रभु। नैना ने पूछा, क्या? तो राजीव मुस्कुराते हुए कहने लगा, कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अरे सीधी सी बात है, मुझे तुम्हारा साथ ज़्यादा समय मिलेगा बिताने के लिए, कहकर राजीव मुस्कुराने लगा। वो पूरी रात दोनों अपने अपने मन की बातें करते रहे। बातों बातों में काफ़ी रात बीत गई। फिर राजीव के कंधे पर सिर रखकर नैना लेट गई। थोड़ी देर में राजीव भी सो गए, पर नैना की आंखों से नींद गायब थी। वह सोचने लगी, ये क्या किया मैंने, अपने पति को धोखा दिया। नैना के अंतर्मन से आवाज़ आई। फिर वो खुद ही कहने लगी, कैसा धोखा? जब पंकज के भाई ने नैना के साथ जो गलत किया, जब पंकज के पापा ने नैना के साथ वही करना चाहा, तब कहाँ गया था पति धर्म? आज अगर अपनी इच्छा से नैना किसी के साथ प्यार में बंध रही है तो धोखा कैसा? नैना के
आत्मा खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। अच्छा ठीक है, राजीव की पत्नी का इसमें क्या कसूर? उसे क्यों दोनों धोखा दे रहे हैं? अपनी खुशी के लिए क्या किसी का घर बर्बाद करना सही है? धोखा दिया है तुमने नैना, गुनहगार हो तुम, नैना गुनहगार हो तुम। उसकी आत्मा से आवाज आने लगी। नैना घबरा कर उठ गई। जनवरी की ठंड में भी नैना पसीने से तर थी, आंखों में आंसू बह रहे थे, उसका पूरा बदन कांप रहा था। नैना की हालत देखकर राजीव ने कहा, क्या हुआ नैना, कोई बुरा सपना देखा क्या? नैना बोली, राजीव हम सही नहीं कर रहे, हम धोखा दे रहे हैं, पंकज को भी और आपकी पत्नी वसुधा को भी। कल को अगर वसुधा को यह सब पता चला तो क्या सोचेगी वो मेरे लिए, कितनी नफरत करेंगी वो मुझसे। नहीं नहीं, इतनी नफरत नहीं सह सकती मैं। नैना रोने लगी। राजीव कहने लगे, नैना हम किसी को कोई धोखा नहीं दे रहे। देखो वसुधा को मैं सब कुछ देता हूँ, उसकी हर खुशी का ख्याल रखता हूँ, फिर उसे कौन बताएगा ये सब? राजीव ने नैना को समझाया और काफ़ी देर वो नैना को समझाते रहे, मगर नैना को आज एहसास था कि अब नैना गुनहगार बन गई है। आज नैना की अंतरात्मा कह रही थी कि प्रेम करना गुनाह नहीं, मगर किसी और की खुशियाँ छीनकर अपना दामन सजाना गुनाह है। तो नैना ने पूछा, अच्छा अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं कुछ मांगूं, आप देंगे? राजीव बोला, हाँ मांगो, क्या चाहिए? तो नैना बोली, एक वादा और एक कसम। राजीव बोला, कैसा वादा, कौन सी कसम? नैना बोली, आप मुझे आज वादा कीजिए, अगर हमारे रिश्ते की वजह से आपके घर में कोई परेशानी आई तो हम बिना कुछ कहे ये रिश्ता प्यार से ख़त्म कर देंगे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके परिवार में कोई परेशानी आई। मेरा घर तो नहीं बच सका राजीव, आपका घर मेरी वजह से नहीं टूटना चाहिए। नैना की आंखों में आंसू थे। राजीव ने कहा, ठीक है, दिया ये वचन, मगर मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, दे पाओगी? नैना ने पूछा, बोलिए क्या चाहिए? तो राजीव बोला, तुम्हारी तरह प्यारी सी मेरी और तुम्हारी बेटी। राजीव ने नैना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो नैना बोला, नहीं। नैना बोली, ये नहीं हो सकता। राजीव बोला, क्यों नहीं हो सकता? नैना बोली, दुनिया उसे नाजायज कहेगी, ताना मारेगी। नहीं राजीव, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, शारीरिक रूप से मैं सक्षम नहीं हूँ, नैना ने जवाब दिया। राजीव बोला, ठीक है, मेरे पास दोनों परेशानियों का हल है, जिससे ना दुनिया उसे नाजायज कहेगी ना तुम्हें कोई परेशानी होगी। नैना ने पूछा, वो क्या? तो राजीव बोला, सब कुछ आज नहीं बताऊंगा, बाकी सब समय आने पर बताऊंगा, चलो अब सो जाओ, कहकर दोनों सो गए। राजीव वहाँ 2 दिन रुके और फिर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद नैना की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट सामान्य तो थी, मगर नैना के गर्भाशय में जो गांठें थीं वो लगातार बढ़ती जा रही थीं, इसलिए इलाज तो करवाना ही था। नैना ने चैन की सांस ली और मम्मी और राजीव को इस विषय में बताया। सबने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। इस तरह नैना की जिंदगी अब पहले से बेहतर थी, पर रिश्तेदारों का दबाव नैना पर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार थक कर नैना ने अपनी शिकायत वापस तो ले ली, मगर उस घर में रहने से इनकार कर दिया। नैना के ससुराल वालों ने कहा कि अगर नैना यहाँ नहीं रहना चाहती तो पंकज को जबलपुर भेज देंगे, वो जाकर नैना के साथ रहेंगे। मगर नैना ने साफ इनकार कर दिया कि वो पंकज को अपने साथ नहीं रखेगी।